सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 29 सीएनसी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम, यानी कि स्वचालन और एनसी प्रणाली का पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है। अभी तक आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, 28 लेक्चर आ चुके हैं सीएनसी के। प्लीज आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखना। प्लेलिस्ट पूरी चैनल पर अवेलेबल है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं उसको कंप्लीट सिलेबस के साथ पढ़ाते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और भी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। अब देखिए, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ऑटोमेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में, है ना। कुछ ऑटोमेशन स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ स्वचालन की स्ट्रेटेजीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं अभी पता चल जाएंगे सब। ठीक है, अब देखो ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल स्ट्रेटेजीज हो जाता है कभी कभी स्ट्रेटेजीज। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ हैं जो कि एम्प्लॉयड करती हैं इंप्रूव प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसी फंडामेंटल स्ट्रेटेजीज हैं जिसका हम यूज करते हैं और हम अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इन दी एंड बढ़ाना क्या है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ाना है। तो वो हम करते हैं किसमें? मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में। अब देखो, कुछ मूलभूत रणनीतियां हैं जिन्हें विनिर्माण संचालन में उत्पादकता में सुधार के लिए नियोजित किया जा सकता है। कुछ रणनीतियां हैं, वो कौन कौन सी रणनीतियां हैं अभी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली रणनीति क्या है हमारी? जो हमारी सबसे पहली रणनीति वो है स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि संचालन की विशेषज्ञता। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आपने एक डायलॉग सुना होगा मूवी का कि एक मूव को नहीं, 1000 मूव को एक बार करने से अच्छा है कि एक मूव को 1000 बार किया जाए। कहता है ना, एक मूवी थी अक्षय कुमार की, उसमें जो है कि उसकी जब कुंफू की कोई मूवी थी, वो उसमें अक्षय कुमार कुंफू सीखता है। तो उसमें वो एक ही मूव, जो उसका ट्रेनर रहता है, एक ही मूव उसको 1000 बार सिखाता है। तो उसका मकसद क्या था सिखाने का? उसका मकसद यह था कि जो एक मूव तुम्हें सिखाई जा रही है उसमें तुम माहिर होने चाहिए। वो मूव उस तुमसे बेहतर कोई ना कर सके, बस। और तो मैं ये बोलता हूं उसको कि हमेशा अगर सक्सेसफुल भी तुम्हें होना है अपनी लाइफ में, कभी भी तुम चाहते हो कि तुम सक्सेसफुल हो, तो देखो सक्सेस दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की सक्सेस होती है। एक होती है जो जूते घिस के बनती है ना, जूते घिस जाते हैं तब मिल जाकर के सक्सेस मिलती है। और एक होती है जो जूते चाट के मिलती है। दो प्रकार की सक्सेस होती है। तुम्हें मजा किस सक्सेस में आएगा? तुम्हें उस सक्सेस में मजा आएगा जो जूते घिस के मिलेगी। इसलिए हमेशा हम भी कोशिश करते हैं, हम जूते घिसते हैं अपने, जूते चाटते नहीं हैं। ठीक है, तो हमेशा जूते घिसो और सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। याद रखना इस चीज को, कभी जूते चाट के सक्सेसफुल होने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं है उसका, मजा ही नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है? स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन क्या बोल रहा है? संचालन की विशेषज्ञता बोल रही है कि भैया द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व द यूज स्पेशल पर्पज इक्विपमेंट डिजाइन टू परफॉर्म वन ऑपरेशन विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी। ये क्या बोल रहा है कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से, जितनी ताकत है उससे एक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा रहा है। दिस इज एनालोगस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन विच हैज बीन एम्प्लॉयड टू इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या करती है? ये इंप्रूव करती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है। भाई, आपने एक प्रकार की लेबर रखी हुई है जो सिर्फ मार्कर बनाना जानती है, तो वो मार्कर बनाने में माहिर है, उनसे बेहतर कोई मार्कर बना ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपने एक पर्सन को रख लिया, वो पेंसिल भी बनाता है, मार्कर भी बनाता है, गिल्ली भी बनाता है, गिल्ली डंडे की, है ना। तो वो तो कुछ मार्कर बना देगा, कुछ पेंसिल बना देगा, कुछ गिल्ली बना देगा आपके लिए। बोलते हैं ना गिल्ली डंडा, ठीक है, तो वो गिल्ली बना देगा आपके लिए। अब उससे लिखूंगा कैसे मैं? ये कोई और टीचर कैसे लिखेगा? आप कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए एक तरह का ऑपरेशन अगर एक पर्सन को आता है तो वो उसमें माहिर हो जाता है। तो इसीलिए क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन है, संचालन की विशेषज्ञता है। यानी कि पहली रणनीति में सबसे बड़ी संभव दक्षता के साथ एक ऑपरेशन करने के लिए डिजाइन के किए गए विशेष उद्देश्य वाले उपकरण का उपयोग शामिल है। यह श्रम विशेषज्ञता की अवधारणा के अनुरूप है।
जिसे श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए नियोजित किया गया है। सुधार के लिए नियोजित किया गया है। बेसिकली जितनी स्ट्रेटजीज हम पढ़ रहे हैं सब सुधार के लिए ही है। ये दूसरी आती है कंबाइंड ऑपरेशन, यानी कि संयुक्त संचालन। कंबाइंड ऑपरेशन ये क्या बोलती है? ये बोल रही है कि प्रोडक्शन अकर्स एज ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में हो रहा है। आपने पढ़ा था कौन सा ऑटोमेशन है? फिक्स्ड ऑटोमेशन, जिसमें सीक्वेंस क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। आपने एक बार सीक्वेंस सेट कर दिया, उसके बाद आप नहीं बदल सकते। पहले फेसिंग होगी, फिर टर्निंग होगी, फिर नर्लिंग होगी। तो आपने एक बार सेट कर दिया ना, तो फेसिंग मतलब पहले फेसिंग ही होगी, फिर वो चेंज नहीं होगा। उसको फिक्स्ड ऑटोमेशन भी बोलते हैं, हार्ड ऑटोमेशन भी बोला जाता है उसको, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में रिक्वायर डजन्स और इवन 100 ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप्स। तो हमें पता है कि ये कंबाइंड ऑपरेशन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि देखो एक पार्ट, कोई पार्ट ऐसा होता है जिसमें बहुत तरह के ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं, बहुत सारे तरह के स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा ऑटोमेशन बनाएं जो क्या करे? कंबाइंड हो, यानी कि एक साथ दो ऑपरेशन भी कर दे। ठीक है, दो ऑपरेशन कर दे। तो अगर ऐसा ऑपरेशन ऐसा स्ट्रेटेजी हमने बना दी, उस स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे हम? कंबाइंड ऑपरेशंस बोलेंगे। ठीक है, कंबाइंड ऑपरेशन। द स्ट्रेटेजी ऑफ कंबाइंड ऑपरेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्शन मशीन्स और वर्कस्टेशंस थ्रू विच द पार्ट मस्ट बी राउटेड। तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद है कि जो प्रोडक्शन मशीन्स है उनका नंबर कम करना, प्रोडक्शन मशीन्स का नंबर कम करना, वर्क स्टेशंस का नंबर कम कर देना। एक ही वर्क स्टेशन पे बहुत सारे काम या एक ही मशीन से कई प्रकार के काम ले लेने को क्या बोलते हैं हम? कंबाइंड ऑपरेशन बोलते हैं, यानी कि संयुक्त संचालन। अब देखो, उत्पादन संचालन के अनुक्रम के रूप में होता है। प्रसंस्करण चरणों के जटिल भागों कुछ दर्जनों या सैकड़ों की आवश्यकता हो सकती है। संयुक्त संचालन की रणनीति में अलग अलग उत्पादन मशीनों या वर्कस्टेशनों की संख्या को कम करना शामिल है, जिसके माध्यम से भाग को रूट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंबाइंड ऑपरेशन। समझ में आया? बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, अब देखो नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है कि इंक्रीज करे फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारी लचीलापन है उसको बढ़ाया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी को हमारी प्रोसेसिंग में, ऑपरेशन में बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन में बढ़ाया जाए। तो ये स्ट्रेटजी अटेम्प्ट की जाती है टू अचीव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट ऑफ जॉब शॉप and medium volume situations by using the same equipment for a variety of products। अभी समझाता हूं। Prime objective are to reduce setup time and programming time for the production machine। क्या बोल रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन, यानी कि हम एक ही मशीन को या एक ही प्रकार के टूल को कई ऑपरेशन के लिए या कई काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमने बढ़ा दी। इसके जो जिस तरह से हम इससे काम ले सकते थे वो हमने तरीका बढ़ा दिया। अब हम कई तरीकों से काम ले सकते हैं। जैसे हम इंडिया में तो हम वैसे ही जुगाड़ू हैं, तो हम एक प्रकार की चीज से कई काम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज, एक जैसे आप ले लीजिए प्लायर होता है ना, प्लास, घर में प्लास होता है, यहां रखा नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। प्लास सब जानते हैं, सबके पास होता है। तो प्लास का इस्तेमाल हम कील निकालने के लिए भी करते हैं। प्लास का इस्तेमाल तार को मोड़ने के लिए भी किया जाता है। प्लास का इस्तेमाल तार को काटने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी जब हमारे पास हथौड़ी नहीं होती या हथौड़ा नहीं होता तो हम प्लास का इस्तेमाल कील ठोकने के लिए भी कर देते हैं। तो क्या हुई? हमने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी। सिंपल, कितना आसान है। अब देखो इसकी हिंदी अभी देखेंगे, पढ़ेंगे। यह रणनीति विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए एक ही उपकरण का उपयोग करके जॉब शॉप और मध्यम मात्रा की स्थितियों के उपकरणों के अधिकतम उपयोग को प्राप्त करने का प्रयास करती है। यानी कि मुख्य उद्देश्य उत्पादन मशीन के लिए सेटअप समय और प्रोग्रामिंग समय को कम करना है। मुख्य इसका जो उद्देश्य वो क्या है कि भैया जब एक ही प्रकार का टूल कई काम कर देगा तो आपको टूल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब टूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो टूल बदलने में जो समय हमारा व्यर्थ होता है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद चौथा स्ट्रेटेजी आती है, कोई भी 3 अच्छे से देख लेना, 3 अच्छे से याद कर लेना। नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो ही जाते हैं सारे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना, फिर पढ़ना, प्रिंट आउट निकलवाना, कुछ भी करना।
बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जो क्या करती हैं कि नहीं देते हैं नोट्स अपने बच्चों को, पता नहीं क्यों नहीं देते। यहां तो सब फ्री है, ले लो। अब देखो, इंप्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, क्या बोल रहा है? बेहतर सामग्री प्रबंधन और भंडारण। अब देखो स्टोरेज, अब हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो समझ जाना, हिंदी थोड़ी सी वीक है मेरी, कोई दिक्कत नहीं। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्यूसिंग नॉन प्रोडक्टिव टाइम एग्जिस्ट इन द यूज ऑफ ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। ये क्या बोल रहा है? ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्या? मटेरियल हैंडलिंग करना और स्टोरेज करना, क्या करने के लिए? नॉन प्रोडक्टिव टाइम को कम करने के लिए। नॉन प्रोडक्टिव टाइम कौन सा होता है? जिसमें टूल चेंज किया जा रहा है, वर्क पीस चेंज किया जा रहा है, मतलब जिसमें हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, जिस टाइम का हमें फायदा नहीं मिलता। जैसे कुछ कंपनीज ये भी सोचती हैं कि जैसे वर्कर को हमने रखा है, अब वर्कर सपोज 9 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होती है और शाम के 5 बजे तक आपकी ड्यूटी है, ठीक है, तो वो लंच टाइम ज्यादा मैक्सिमम आधे घंटे का आपको देती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लगता है अगर हम 1 से 1.5 घंटे का इन्हें समय देंगे खाना खाने के लिए तो हमारा 1 से 1.5 घंटा वेस्ट होगा, जबकि हम 1 से 1.5 घंटे में हम इतना काम करवा सकते हैं। तो इसलिए जो आपको कंपनी में खाने का टाइम मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटा मिलता है ना। तो सिर्फ आप खाना ही उसमें खा सकते हैं, ना तो आप बात कर सकते हैं किसी से, ना आप आराम कर सकते हैं। आराम आप 5 बजे के बाद ही करेंगे। तो इसलिए कहता हूं इंजीनियर बनो। वर्कर में की जगह फंस गए ना कहीं, बहुत बुरे फंसोगे सच में। स्किल्स पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। अब देखो ये क्या है? रिड्यूस कर रहा है नॉन प्रोडक्टिव टाइम को। टिपिकल बेनिफिट इंक्लूडेड रिड्यूस वर्क इन प्रोसेस एंड शॉर्टर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? जो बोलते हैं ना कि वर्क इन प्रोसेस मतलब कार्य अभी प्रगति पर है, ठीक है, या कार्य अभी चल रहा है, तो उस टाइम को भी कम करता है, क्योंकि जितनी जल्दी आपका काम फिनिश हो जाएगा उतना ही आपका वर्क इन प्रोसेस जो टाइम है वो कम हो जाएगा। वही चीज ये बोल रहा है। तो स्वचालित सामग्री प्रबंधन और भंडारण प्रणालियों के उपयोग में अनुत्पादक समय को कम करने का एक बड़ा अवसर मौजूद है। विशिष्ट लाभ शामिल है कम कार्य प्रक्रिया और कम विनिर्माण नेतृत्व समय भी इसमें शामिल होता है। इसको हम बड़ी अच्छी तरीके से इस स्ट्रेटेजी से कम कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नीड फॉर ऑटोमेशन, है ना। स्वचालन की आवश्यकता क्या है? अब भाई हमें ऑटोमेशन की जरूरत क्या थी? काम तो हमारा मैनुअली भी चल रहा था, तो ऑटोमेशन की जरूरत क्या आ गई हमें? तो ऑटोमेशन की जरूरत क्या आई, उसकी आवश्यकता क्या आई हमें? कि कंपनीज अंडरटेक प्रोजेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ गुड रीजंस, ठीक है। फॉलोइंग आर द रीजंस टू जस्टिफाई ऑटोमेशन। क्या बोल रहा है कि कंपनी कई अच्छे कारणों से विनिर्माण, स्वचालन और कंप्यूटर एकीकृत निर्माण में परियोजनाएं चलाती हैं, ठीक है। स्वचालन को सही ठहराने के कारण बहुत सारे हैं, अभी ठहराएंगे, सही भी, एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज सब पढ़ेंगे। तो कंपनीज में क्या हुआ? धीरे धीरे कंपनीज कंप्यूटर की तरफ जब बढ़ने लगी, जब टेक्नोलॉजी नई नई आने लगी, तो ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली आ गया। जब सीएनसी आई, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, तो उसने क्या किया? बहुत सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना शुरू किया। उसने लोगों की काम करने का जो नंबर था, है ना, जैसे 20 लोग काम कर रहे हैं, उसने उसको 5 या 10 कर दिया सीएनसी ने, ठीक है। तो सीएनसी ने आके क्या किया? बहुत बड़ा बदलाव किया, रिवॉल्यूशन किया, ठीक है। असल में थोड़ी सी गर्मी रहती है, यहां फैन हम चला नहीं सकते, फैन चलाएंगे तो रिकॉर्डिंग में आएगा, तो इसलिए फैन नहीं चला सकते, ठीक है। अब देखो रीजंस क्या है, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। एक वर्ड आपने पढ़ा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, तो 3 वर्ड आप बहुत पढ़ेंगे, कैड, कैम और सीआईएम, ठीक है, कैड, कैम और किम। तो ये किम क्या है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग 1 नंबर में पूछ लेता है, याद रखना है, भूलना नहीं इसको। रेफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरीज एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? इसका मतलब कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर
और ऑटोमेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको किम बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे कैड, कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से डिजाइनिंग करने को कैड बोलते हैं। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से मशीन कंट्रोल करने को और ऑटोमेशन सिस्टम को कंट्रोल करने को हम क्या बोलते हैं, किम बोलते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें क्या है, इसमें कंबाइन है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, इसमें कैड भी कंबाइन है ना। देखो खाली कंप्यूटर ही क्या करेगा अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो, और सॉफ्टवेयर होगा तभी डिजाइनिंग होगी। तो इसलिए इसमें क्या क्या आ गया, कैड आ गया, कंप्यूटर की सहायता से डिजाइनिंग। उसके बाद इसमें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आ गई। भाई मैन्युफैक्चरिंग तो इन दी एंड आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो इन दी एंड क्या आ गई, मैन्युफैक्चरिंग आ गई। टू प्रोवाइड एन एरर फ्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट रिड्यूसेस मैनुअल लेबर एंड ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क। तो ये क्या करता है, एक तो एरर फ्री मैन्युफैक्चरिंग देता है, ठीक है, एरर फ्री मैन्युफैक्चरिंग मिलती है, रिड्यूस करता है मैनुअल लेबर को। भाई देखो ये मैनुअल लेबर को रिड्यूस तो कर रहा है, लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है। सीरियस इशू क्यों है कि ये बेरोजगारी फैला रहा है। भाई जो बंदा स्किल्ड नहीं है या जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो सीएनसी चला सकता है, नहीं चला सकता। क्या वो जो ये ऑटोमेशन है इस पर काम कर सकता है, नहीं कर सकता। आप लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप लोग डिप्लोमा करके जा रहे हैं, लेकिन एक पर्सन है जो पहले से फैक्ट्री में काम कर रहा है बेचारा 10-12 साल से, वो क्या करेगा, तो वो तो बेरोजगार हो जाएगा ना। तो इसके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए कि भाई जो हम लोग को ठीक है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम सीएनसी पे काम कर लेंगे, लेकिन जो पर्सन मैन्युअली काम करता हुआ आ रहा था, जिसकी नौकरी सीएनसी के आने से चली गई, उसका क्या होगा, वो किसे सोचना है, वो भी हमें ही सोचना है, ठीक है, क्योंकि हम किसी के पेट पर लात मार के अपना पेट नहीं भर सकते हैं। ये बहुत सीरियस इशू है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। आप क्या सोचेंगे, मुझे नौकरी मिल गई, भाड़ में जाए सब, मिले ना मिले अपना जाने, क्यों नहीं पढ़ा था। भाई ऐसे नहीं होता, क्यों नहीं पढ़ा था, है ना, तूने क्यों नहीं सीखा, देख मैंने तो सीख लिया। नहीं, हो सकता है उसके पास वो अपॉर्चुनिटी ना हो जो आपके पास है। तो इसलिए इस चीज पे भी ध्यान दें कि अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। देखो मैनुअल लेबर क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क, और ये जो है रिपीटेटिव टास्क को थोड़ा सा कम भी कर देती है, बार बार एक ही टास्क नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण, विनिर्माण उत्पादों के में कंप्यूटर नियंत्रित मशीनरी और स्वचालन प्रणाली के उपयोग को संदर्भित करता है। सीआईएम कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जैसी विभिन्न तकनीकों को एक त्रुटि मुक्त निर्माण प्रक्रिया प्रदान करने के लिए जोड़ती है, जो मैनुअल श्रम को कम करती है और दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करती है, ठीक है। तो समझ में आया कंप्यूटर इंटीग्रेटेड ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं हमारे, क्या करेंगे अब हम प्रूव करेंगे कि ऑटोमेशन की जरूरत क्या है, स्वचालन की आवश्यकता क्या है। तो पहली आवश्यकता क्यों है कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना है। पहली आवश्यकता है कि हमें उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो एक भाग हम बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें ऑटोमेशन लाना पड़ेगा, ये भी जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम में हर पर्सन को एक क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेशन इज नॉट ओनली यूज फॉर हायर प्रोडक्शन रेट्स देन मैनुअल ऑपरेशंस, इट आल्सो परफॉर्म्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी एंड कंफॉर्मिटी टू क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। रिडक्शन इन डिफेक्ट रेट इज वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन। बेसिकली ये कर क्या रहा है, देखो ये डिफेक्ट को कम करता है, ये डिफेक्ट को कम करता है ऑटोमेशन। डिफेक्ट को कम कैसे करता है कि सपोज आप किसी कंपनी के डिजाइन इंजीनियर हैं, ठीक है सर, अब आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि आपने क्या किया, उसमें 1 mm का एरर दिया। 1 mm का क्या है, आपका एरर है ये। अब आपको लगा कि 1 mm कितना ही होता है, इतना सा क्या फर्क पड़ जाएगा 1 mm से, लेकिन जब पता चला कि 1 mm का जो मटेरियल था जो आपकी वजह से वेस्ट हुआ उस पार्ट में, उसका रेट था 1 रुपया। 1 रुपया
यानी कि वो 1 mm का मटेरियल 1 रुपए का था। अब कंपनी को बनाने थे 1 करोड़ पार्ट्स, 1 करोड़ पार्ट्स। तो जब कंपनी ने 1 करोड़ पार्ट्स बना लिए तो कंपनी को पता चलता है कि आपने उसमें 1 mm का एरर किया था, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 mm की कॉस्ट थी 1 रुपया। तो 1 करोड़ पार्ट्स में आपने कितने का नुकसान कर दिया कंपनी का? 1 करोड़ का सर, 1 करोड़ का नुकसान आपने कर दिया कंपनी का। पता है क्या होगा आपके साथ? 2 आदमी तुम्हारे हाथ पकड़ेंगे, 2 आदमी तुम्हारे पैर पकड़ेंगे, तुम्हें झूला झुलाया जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद जोर से तुम्हें फेंक दिया जाएगा कंपनी के गेट के बाहर। ये होगा, समझ रहे हो? तो इस चीज को क्या करती है? कम करती है। इसी चीज को कम करती है हमारी जो हमारी ये ऑटोमेशन है, वो इसी चीज को कम करता है। नेक्स्ट, रिड्यूस करता है मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, टाइम को कम करने के लिए, है ना? टाइम को, समय कम लगता है जब ऑटोमेशन का आप यूज करते हैं, तो समय बहुत कम लगता है। ऑटोमेशन प्लेज अ वाइटल रोल टू रिड्यूस इलैप्स टाइम बिटवीन कस्टमर ऑर्डर एंड प्रोडक्ट डिलीवरी। ठीक है, आज ऑर्डर आया, कल आपने डिलीवरी कर दी, तो क्या हुआ? आपका कस्टमर खुश हो जाएगा आपसे। लेकिन वो कर कब पाएंगे आप? जब आपके पास प्रॉपर ऑटोमेशन होगा। ठीक है। तीसरा, श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी ऑटोमेशन का यूज किया जाता है बच्चों। यानी कि ऑटोमेटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन यूजुअली इंक्रीजेस प्रोडक्शन रेट एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। दिस मींस ग्रेटर आउटपुट पर आवर ऑफ लेबर इनपुट। अब समझिए ये पॉइंट क्या आ रहा है, वही आ रहा है। क्या कह रहा है? देखो हिंदी में समझो और अच्छे समझ आए। श्रम इनपुट के प्रति घंटे अधिक उत्पादन, प्रति घंटे अधिक उत्पादन। इन्हें लंच मत करने दो, 1 घंटे की बजाय आधा घंटा खाने का टाइम दो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लेना है? इनपुट, आउटपुट ज्यादा लेना है। ठीक है, तो जितना लेबर ज्यादा काम करेगी उतना ज्यादा आउटपुट आएगा। लेकिन 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 किससे? स्ट्रेटेजी से। किससे? ऑटोमेशन से। तो क्या करती है ऑटोमेशन? इंक्रीज करती है लेबर की प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस यूजुअली इंक्रीज, जो ऑटोमेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि एक निर्माण कार्य को स्वचालित करना आमतौर पर बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे? जो ऑटोमेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जितने ऑपरेशन हैं वो कर रहे हैं, किसकी मदद से? ऑटोमेशन की मदद से। तो वो इंक्रीज करती है क्या? प्रोडक्टिविटी। और इंसान चाहता है और प्रोडक्टिविटी बढ़े, और प्रोडक्टिविटी बढ़े, और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, रोबोट्स काम कर रहे हैं अब। ठीक है, गाड़ी को उठा लेते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। ठीक है, कभी मुझे मौका मिलेगा तो ये सब चीजें मैं आपको लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा। कभी ऐसे दिखा नहीं सकते इस पर, तो मैं लाइव वीडियो बना करके आपको कभी दिखाऊंगा। मेरा मौका लगा किसी प्लांट में जाने का, तो डेफिनेटली मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि देखो किस तरीके से जो इंसान है उसको रिप्लेस कर रही है मशीन्स। ठीक है, अब देखो, टू इंप्रूव वर्कर सेफ्टी, कार्यकर्ता सुरक्षा में सुधार करने के लिए। अब ये एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि भैया वर्कर की सेफ्टी हो जाती है। हाँ, डेफिनेटली हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं, है ना? कुछ टूट भी सकता है, भारी सामान होता है भाई, हल्का फुल्का सामान नहीं बनता मैकेनिकल में। हल्का फुल्का भी बनता है, लेकिन कोई कोई टन में भी बनता है, 1000 ऑफ किलोज में बनता है ना, 100 ऑफ किलोज में बनता है, मतलब बहुत भारी भारी सामान बनता है। तो उससे किसी की जान ना जाए, कोई पॉइजनस फ्यूम्स उड़ रही हैं तो कोई इंसान मरे ना, उसको कोई ऐसी बीमारी ना हो, तो मशीन को थोड़ी ना बीमारी होगी, है ना? ऐसा कभी सुना है कि किसी मशीन को अस्थमा हो गया? सर हम सीएनसी लाए थे पिछले महीने और ऐसी गैसेस निकली, सीएनसी को अस्थमा हो गया हमारी। सुना है कभी? नहीं होता। तो इंसान का क्या है? ह्यूमन बॉडी है, लिविंग थिंग है, तो उसको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए भी हम क्या करते हैं? ऑटोमेशन का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, लो कॉस्ट ऑटोमेशन। ठीक है, कम लागत का स्वचालन। अब ये कम लागत का स्वचालन का क्या मतलब है? कि जो चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं उसी से ऑटोमेशन करो। ठीक है, यानी कि लो कॉस्ट ऑटोमेशन इज इट टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स सम डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, कुछ डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, यानी कि कुछ ही ऑटोमेशन सही लेकिन हो,
तो कुछ समय ही बचे, टाइम तो बचे, कुछ प्रोडक्टिविटी ही बढ़े, उत्पादन कुछ तो बढ़े, तो क्या होगा, ऑटोमेशन आएगा। तो क्या करते हैं इसमें, अराउंड एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, टूल्स, मेथड्स एंड पीपल यूजिंग मोस्टली स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो जितने हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, टूल्स औजार अवेलेबल हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, लो कॉस्ट ऑटोमेशन में, है ना, कम लागत का स्वचालन में। तो कम लागत वाली स्वचालन व तकनीक है जो मौजूदा उपकरण विधियों और बाजार में उपलब्ध ज्यादातर मानक घटकों का उपयोग करने वाले लोगों के आसपास कुछ हद तक स्वचालन बनाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लो कॉस्ट ऑटोमेशन। नेक्स्ट, इसकी एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है इसके। इसका पहला फायदा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है ना, यानी कि आपका क्या है, पैसा कम लगता है, शुरुआती पैसा कम लगता है आपका, ठीक है। तो रिस्क भी कम होगा भाई, जितना कम पैसा लगाओगे उतना ही कम रिस्क होगा आपको, ज्यादा पैसा लगाओगे ज्यादा रिस्क होगा, जितना पैसा बढ़ता है उतना रिस्क भी बढ़ता है। नेक्स्ट, automation is tailored around the existing machines with the people involved, hence the chances are gradual, smooth and very cost effective। अभी समझाऊंगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रोक के चलेंगे। टेक्नोलॉजीज आर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, मेंटेन एंड अपग्रेड। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनको ये बड़ी आसान भी है ना, साधारण भी है, इनको समझना बड़ा आसान है, इनको मेंटेन करना बड़ा आसान है, अपग्रेड करना बड़ा आसान है, ठीक है। लॉसेस विल बी मिनिमल इन केस ऑफ ब्रेकडाउन। तो देखो, अगर आप लो कॉस्ट ऑटोमेशन यूज कर रहे हो और सपोज ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन का मतलब होता है आपकी मशीनें बंद पड़ गई, तो आपका नुकसान जो होगा वो कम से कम होगा, तो उसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं होगी। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल एंड आर वेरी अडेप्टिव चेंजेस इन प्रोडक्ट मार्केट कंडीशंस एक्सेट्रा। तो जितने भी आप हार्डवेयर और आपके कंपोनेंट्स आप यूज करेंगे वो क्या होंगे, रीयूजेबल होंगे, यानी कि पहले आप उन्हें इस्तेमाल कर चुके होंगे, तो वो आपसे फ्रेंडली हो चुके होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेबर रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, लेबर का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कम से कम होगा। अब इसको समझो, जो सेकंड पॉइंट हमारा रह गया था वो ये कह रहा है कि जो स्वचालन मौजूदा मशीनों के आसपास शामिल लोगों के अनुरूप है, इसीलिए परिवर्तन धीरे धीरे सुचारू और बहुत लागत प्रभावी है। यानी कि जो लोग उसमें काम कर रहे थे वो क्या है, वो जब हम धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, चेंजेस धीरे धीरे करेंगे, तो वो इंसान भी धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ये एक तरीका है ऑटोमेशन लाने का, एक तरीका है। सपोज आपकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में सारा काम मैनुअल होता है। आज आपने क्या किया, कल सुबह हुई आपने सारी मशीनें लगा दी, तो जो लोग आज उसमें काम कर रहे थे क्या कल वो उसमें काम कर पाएंगे, नहीं। लेकिन क्या आपने क्या किया कि आपने पहले एक मशीन लगाई, वो सिखाई कुछ लोगों को, वो चला, फिर आपने 1 महीने बाद दूसरी मशीन लगाई, फिर 6 महीने बाद तीसरी मशीन लगाई। तो ऑटोमेशन भी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जो लोग थे वो बेरोजगार भी नहीं हो रहे, ठीक है, वो भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको सीखते जा रहे हैं, तो बेरोजगारी भी कम हो रही है, ठीक है, और नए लोगों को भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, एम पॉली के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको नोट्स इसके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा, mpoly01 हमारा यूजर नेम है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।